गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हालचाल हैं? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है आपकी राइजिंग पाकिस्तान को। राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे खुश आमदीद। आज 8 अक्टूबर है और आज से ठीक 14 बरस पहले 2005 का जल्जला जो है हमारी यादों में ऐसा बसा है, बहुत से दुख दे गया, बहुत से गम दे गया। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि डिजास्टर्स के एतबार से पाकिस्तानी कौम को रेजिलियंस के सफर पे भी डाल गया। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर को मैनेज कैसे करना है। ऐसे में पूरी दुनिया की जो जल्जलों की तारीख है उसमें पाकिस्तान का जल्जला जो है वो बिल्कुल जुदा हैसियत में सामने आता है, इसलिए कि उस वक्त कोई हमारा मैनेजमेंट के एतबार से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। अवाम ने, पाक अफवाज ने, सरकार ने, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और बहुत ज्यादा बैनुल-अक़वामी सतह के एक्सपर्ट्स यहाँ रातों रात पहुंचे, 2 दिन में पहुंचे। उन सब ने मिलकर बहुत सी जानों को बचाया, बहुत सी जानों को बचा ना पाए। हमारी तारीख का एक बहुत ही दुख से भरा हुआ दिन। आज इस दिन को 14 साल मुकम्मल हुए। आज 8 अक्टूबर। हमने सोचा कि कुछ उस हवाले से जरूर बात की जाए और ये देखा जाए कि तब में और अब में किस तरह से डिजास्टर्स के हवाले से हम रेजिलिएंट कौम बन चुके हैं। वो कौन सी चीजें हैं जिनका अभी भी ध्यान करना जरूरी है। ऐसे में उस्मान रफीक, एक नौजवान जिनसे मेरी उस वक्त मुलाकात हुई थी जिस दिन जल्जला आया था और हमने इकट्ठे मागला टावर्स के अंदर काम शुरू किया और पीटीवी ने, आपको याद ही होगा कि दर्द आशना और पीटीवी लाइफलाइन के नाम से बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशंस की, जिसने बहुत से लोगों को इमदाद को और जहां इमदाद पहुंचनी चाहिए उनको कनेक्ट कराया। और ये ब्रॉडकास्ट हिस्ट्री के अंदर, दुनिया की डिजास्टर्स की ब्रॉडकास्ट हिस्ट्री में भी पाकिस्तान टेलीविजन की उस ट्रांसमिशन का इस वक्त भी हवाला दिया जाता है। तो उस्मान रफीक को आज मैंने शो में बुलवाया है। उस वक्त ये एक 25 साल के नौजवान थे, मागला टावर्स में रहते थे। मागला टावर्स जब मुनहदिम हुआ, गिरा, उसके सर्वाइवर्स में से हैं। लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि उस्मान उन नौजवानों में से हमें उस वक्त नजर आए कि जिन्होंने बहुत सी जानें बचाई, बाकायदा अंदर जाके उनको रेस्क्यू किया, बहुत सी डेड बॉडीज को निकाला। आज मैंने सोचा उस्मान को बुलवाया जाए और इनसे कुछ उनकी यादें शेयर की जाए और देखें कि हम क्या इनपुट दे सकते हैं आने वाली नस्ल को। उस्मान रफीक जो कि मागला टावर्स के सर्वाइवर हैं, इनका शुभी में आपसे जिक्र कर रहा था। आज 8 अक्टूबर है, तो हमने सोचा कि उस्मान जिन्होंने सर्वाइव तो किया था लेकिन उसके बाद बहुत सी जानें बचाने के लिए इन्होंने रेस्क्यू के काम में जुट गए खुद से मागला टावर के अंदर, और इनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला। इन्होंने बहुत सी जानें बचाई भी और बहुत सी डेड बॉडीज को भी निकालने में इन्होंने मेजर किरदार अदा किया था। सो उस्मान को मैंने सोचा 14 साल बाद दोबारा उनसे मुलाकात की जाए, उनको बुलाएं और कुछ उनसे उनकी यादें शेयर करें। लेकिन साथ साथ उनसे हम टिप्स भी लें कि डिजास्टर्स के अंदर यंगस्टर्स क्या कर सकते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में अब हमने कुछ बात करनी है 8 अक्टूबर के हवाले से। आज से 14 बरस पहले पाकिस्तान की तारीख का सबसे दिल दुखा देने वाला दिन डिजास्टर्स के हवाले से आया, जिसमें मुजफ्फराबाद, बालाकोट, इस्लामाबाद, AJK, KPK बहुत से इलाके मुतासर हुए। बहुत सी जानें चली गई, बहुत से लोग जिंदगी भर के लिए डिसेबल हो गए। और ऐसे में हम देखते हैं कि जो चीज़ खुशाइंद उसके बाद निकल के सामने आई इस मुल्क के हवाले से, वो इसकी रेजिलियंस और मैनेजमेंट, डिजास्टर रेजिलियंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से जो काम किए गए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनी, NDMAs, PDMAs। लेकिन वो दिन हम इसलिए नहीं भूल सकते कि उस वक्त कोई रिलीफ, रेस्क्यू और मैनेजमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होते हुए जिस तरह से पाकिस्तानी कौम ने कदम बढ़ाया, मीडिया ने, आम लोगों ने, वो काबिल दीद है। आज भी बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जब भी डिजास्टर्स को पढ़ाया जाता है तो पाकिस्तान के जल्जले का जिक्र और किस तरह से इस कौम ने उस जल्जले के बाद रेस्क्यू रिलीफ किया, उसकी मिसालें दी जाती हैं। इस वक्त मेरे साथ राइजिंग पाकिस्तान में मौजूद है उस्मान रफीक। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम। मुझे याद है उस्मान वैसे तब भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे थे। मैं कहूँ कि
उस वक्त 25 साल के थे तो लोग तुम्हारी उम्र का अंदाजा लगाने लग जाएंगे लेकिन तब भी उस्मान ऐसे थे, आज भी ऐसे हैं। ही इज अ सर्वाइवर ऑफ मागला टावर्स। और मुझे याद है कि उस वक्त मागला टावर्स के अंदर से जब हम रेस्क्यू का काम कर रहे थे तो उसमें जो पेश नौजवान थे, उस्मान उनमें से, क्योंकि इनका अपना घर भी चला गया था, वो कहानी भी हम इनसे सुनते हैं, लेकिन आगे चल के फिर इनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला। और आपको उन लोगों में गिना जाता है कि जिन्होंने मागला टावर्स के रेस्क्यूअर्स में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। उस्मान, क्विकली टेल मी द डे, उस दिन आप नहीं थे टावर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट हैपेंड, हाउ डू यू रिकॉल दैट डे? आज 8 अक्टूबर, तो बिल्कुल ऐसे तस्वीर की तरह सब कुछ सामने। F10 में मागला टावर जहाँ पे था, तो जब मैं आया वापस तो देखने में आप नॉर्मली आपको होता है कि वो टावर है और मैं घर जा रहा हूँ, एवरी डे एवरी नाइट आप जाते हैं, लेकिन आपको कैसा फील होगा जब आप घर की तरफ जा रहे हैं और वो मलबे का ढेर हो और उस पर हज़ारों लोग ऊपर चढ़े हुए हैं जो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इत्तेफाक से उस रात आप नहीं थे? मैं उस वक्त नहीं था रात को। तो मेरी वालदा ने घर बुला लिया, तो पंजाबी में उन्होंने कहा तेरे तो काम भी नहीं मुकदे, तो बहुत जोर लगा कर उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने बहुत रजिस्ट किया, नहीं आ सकता, वीकेंड है, सैटरडे था ना, और उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम ज़रूर आओ। तो बस जब घर में थे तो फिर लोगों के फ़ोन आने शुरू हो गए। कुछ लोगों को लगा कि मैं अंदर फंसा हुआ, और कुछ लोग बहुत खुश हुए कि ओ उस्मान, अभी आवाज़ आ रही है, उस्मान का फ़ोन चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन लकीली अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी की दुआ थी, तो उस वजह से क्या आप उस एक रात के लिए आप गुजरात गए और यू गॉट सेव्ड। अच्छा, ये बताइए कि उस दिन की कोई याद रेस्क्यू के हवाले से, क्योंकि उसके बाद आप फिर रेस्क्यू के अमल में शामिल हुए। पहली बात तो ये थी कि इट वाज अ शॉक। आई वाज आईटी प्रोफेशनल और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था डिजास्टर्स का, पाकिस्तान में एक्चुअली था ही नहीं। 65 के बाद हम तो तब खैर पैदा भी नहीं हुए थे। तो जब आप एक मलबे के ढेर को देखते हैं और आप उस शॉक से ही नहीं बाहर निकलते कि यार ये अचानक हो कैसे गया, मतलब आप कभी इन योर बियॉन्ड इमेजिनेशन आप सोच भी नहीं सकते। तो जब वो देखा तो आई क्विकली रिकवर्ड। बहुत सारे लोग बैठ के रो रहे थे, तो आई थॉट कि बाहर बैठ के परेशान होने से बेहतर है कि जो लोग अंदर सर्वाइवल हैं उनको मदद किया जाए। ठीक, तो वो 3-4 लोग हम जो वहाँ पे यंग लोग उस वक्त होते थे, और हम लोगों ने सोचा कि अंदर जाते हैं एंड लेट्स ट्राई टू हेल्प, क्योंकि हमारे पास उस वक्त एस्टैब्लिश्ड सिस्टम कोई नहीं होता था। क्रेन्स तक नहीं थी, रेस्क्यू 1122 नहीं था, NDMA तो बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम लगा। पुलिस भी आई, पाकिस्तान आर्मी भी बाद में आई, लेकिन इनिशियली लोगों का जज्बा बहुत ज़्यादा था। सब लोगों ने आके पूरी कोशिश की जिस तरीके से भी हो सके मदद करें। तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम अंदर जाएंगे। हम ट्रेन नहीं थे, तो हम लोगों ने फिर वो बाजों पे पट्टियां वगैरह बांध के और आहिस्ता आहिस्ता क्रॉल करके अंदर जाके कोशिश की। आपको तो बिल्कुल याद होगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने, क्योंकि अंदर मलबा बहुत अजीब तरीके से पड़ा होता है, और शुमारी इलाका जात की जो आप तस्वीर भी साथ साथ देख रहे हैं, वहाँ पे मलबे का और वहाँ पे डिजास्टर का अपना ही एक अंदाज था, क्योंकि पहाड़ी इलाका था। पूरे के पूरे स्कूल जो है वो सफाई हस्ती से मिट गए, मतलब वो ऐसे गिरे कि वो तो मलबा भी हमें नहीं मिला। तो बहुत ही अफसोसनाक, खासतौर पे बच्चों की बहुत बड़ी तादाद की अमवात हुई थी। आप क्या इस वक्त आज के यंगस्टर्स को, अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए हर तरह की आफात से, लेकिन पाकिस्तान जो टॉप के दुनिया के डिजास्टर प्रोन कंट्रीज हैं उसमें हमारा शुमार होता है, आप क्या मशवरा देंगे जब भी कोई डिजास्टर आता है या भी कोई जल्जला आता है, फौरी तौर पे खासतौर पे यंगस्टर्स कहते हैं कि मैं जाके कुछ करूं, बहुत जज्बात, मैं जाके कुछ करूं। बिल्कुल। तो आपका क्या मशवरा है कि कैसे उस जज्बे को चैनलाइज करें? जज्बा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस जज्बे में हम लोग हर्डल्स क्रिएट कर देते हैं। जो लोग एक्चुअल अथॉरिटीज़ हैं जो मदद कर सकती हैं, जैसे एयरप्लेन क्रैश हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो लोग हमारे ना एक जज्बा सा होता है, लेकिन रश लगा के खड़े हो जाते हैं। तो जो एक्चुअल लोग हेल्प कर सकते हैं वो बेचारे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते और नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप ट्रेंड नहीं हैं तो आप लोकेशन से थोड़ा साइड पे रहें और जो लोग मदद कर सकते हैं उनको करने दें। दूसरा, अगर आप कुछ करना चाहते ही हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि स्कूलों से स्टार्ट करें। अपने बच्चों को स्कूल्स में से ही तरबियत देना शुरू करें कि अगर कोई डिज़ास्टर हो जाए तो आप लोगों ने उसमें प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं वो क्या क्या लेने। यानी कि डिजास्टर से पहले डिजास्टर की तैयारी जो है वो बहुत जरूरी है। और स्कूल्स में आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग, स्कूल्स, अच्छा, स्कूल्स की ट्रेनिंग्स में अभी अनाया भी बैठी थी तो हम यही बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग्स तो हो जाती हैं लेकिन वो ड्रिल्स
नहीं होती। एक दफा असातिज़ा की ट्रेनिंग हो गई, बच्चों की ट्रेनिंग हो गई, कोई एनजीओ आई या पीडीएमए या एनडीएमए की टीम आई, कोई उन्होंने आके आपको सिखाया और वो चले गए, और उसके बाद वक्त गुजरता गया। जलजला बता के तो आता नहीं। बिल्कुल। मेरा ख्याल है रेगुलर हर 3 महीने 2 महीने के बाद ड्रिल जो है वो बहुत जरूरी है और सडन होनी चाहिए। मतलब आप किसी को बताएं नहीं, स्कूल में अलार्म्स होने चाहिए और बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना है कि जैसे ही अलार्म बजे तो आप लोगों ने क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। जैसे वो बेंच के नीचे चले जाएं, दीवार से दूर रहें, ग्लास से दूर रहें, कोई भी जो फिक्चर्स हैं ओपन ग्राउंड में जाने की कोशिश करें। लेकिन हमारे पास हमेशा टाइम होता नहीं भागने का, तो भागने से भी बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं जब अर्थक्वेक्स होते हैं। इस वक्त जो हमारे जो इदारे हैं एनडीएमए पीडीएमए, वो अब काफ़ी अंडर कंट्रोल। अभी जो मीरपुर का जलजला हाल ही में आया, उसके बाद हमने देखा कि बहुत ज़्यादा आवाम को जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इमीडिएटली एक रिएक्शन आया, इसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस भी और एनडीएमए पीडीएमए और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने एकदम से रिएक्ट किया, और बड़ा अच्छा लगा मुझे स्क्रीन पे देख के कि आज से 14 साल पहले कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और आज देखें हमारे इदारे माशाल्लाह मौजूद हैं जो इमीडिएटली रिएक्ट करें। हाउ डू यू सी दीज ये इदारे इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर? इस वक्त पाकिस्तान क्या एक अच्छे लेवल का डिजास्टर मैनेजमेंट की पोजीशन पे है? इस वक्त जो हमारा एनडीएमए है, हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप देखें जैसे मीरपुर का अर्थक्वेक हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग पिछले कोई 20 साल से बस कैटास्ट्रॉफीज में ही हैं। टेररिज्म को ले लें, फ्लड्स ले लें, अर्थक्वेक्स ले लें, बहुत ज़्यादा मसाइल हुए। तो अब हमारे पास लोग ट्रेनिंग्स के लिए आ रहे हैं दूसरे ममालिक से, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा ट्रेंड हो चुके हैं अर्थक्वेक्स के साथ और डिजास्टर के साथ डील कर करके। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात है, खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें ज़लज़लों से बचाए रखे, आमीन, और हर तरह की आफत से लेकिन हम लोग हर तरीके से बिल्कुल, आप देखें अभी मीरपुर का अर्थक्वेक हुआ है, वॉलंटियर से पहले हमारी आर्म फोर्सेज और सिविल गवर्नमेंट जाके वहाँ काम शुरू कर चुकी। हालांकि एक्सेस का मसला था, रोड्स वगैरह गिर गए सारे, लेकिन फिर भी काफी अच्छा हुआ। उस्मान, थैंक यू सो मच। मैंने सोचा तुम्हें बुलवाऊं और हम 14 साल पहले की कुछ यादें ताज़ा करें, लेकिन फ्यूचरिस्टिक भी बात करें कि हम कहाँ पे इस वक्त खड़े हैं डिजास्टर्स के हवाले से। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड ग्रेट लाइफ। हम चल के लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद है नताशा हुमैरा एजाज, अवार्ड विनिंग गिटारिस्ट एंड म्यूजिशियन एंड अ वोकलिस्ट, और ये अपने सेगमेंट में कुछ ना कुछ सिखाती बताती रहती है हमें पाकिस्तानी म्यूजिक के हवाले से, फीचर करती है मुख्तलिफ आर्टिस्ट को। लेकिन आज वो बातें भी होंगी, लेकिन आज एक्चुअल एक गाना एज ए लिरिसिस्ट नताशा हमारे साथ क्रिएट करेंगी, मेरी थोड़ी सी मदद के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस है, एक्सपेरिमेंट है रादर, जो हम करने जा रहे हैं। रही मेरे साथ राइजिंग पाकिस्तान में, अभी मिलते हैं।